अब हमने एक वहां यही लोग यहाँ जो कहते हैं इंडस्ट्री नहीं आई, वहां जाकर अफवाह फैला रहे हैं कि आपकी जमीनें चली जाएगी। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी की भी जमीन नहीं जानी है। सरकार के पास इतनी जमीन है कि जिसमें जम्मू कश्मीर विकास कर पाए, वहां इंडस्ट्री आ जाए। और अब सरकार की जमीन कोई राज करने वाला छीन नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये जमीन आपके विकास के लिए है, आपके राज्य के उद्योग के लिए। ये जमीन को कोई नहीं छीन पाएगा। तो एक लैंड बैंक बनाइए। मैं आगे आता हूं इस विषय पर। मान्यवर, हम जो पैकेज योजना लाए हैं इसके अंदर 28,400 करोड़ रुपया 2027-37 तक का पूरा इसका व्याप रखा है। लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों को इससे रोजगारी मिलेगी और तीनों प्रकार की हम इसमें सहायता देने वाले हैं। मान्यवर, जो उद्योग लगाएंगे, जो पूंजी लगाएंगे, जो उनकी वर्किंग कैपिटल होगी, इसको 500 करोड़ रुपए तक के ऋण पर लगभग जो ऋण होगा इसको 6% ब्याज पर ही भारत सरकार देगी। 6%, जिससे उसको उद्योग लगाने में बड़ी सहायता हो जाएगी। जीएसटी के लिए भी हमने बहुत सारा अच्छा पैकेज में आयोजन किया है। जो उसके प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी उद्योग की, इसके 300% तक उसको जीएसटी रिफंड किया जाएगा, पूरा का पूरा 300%। तो एक महीने में ये जितना 100 रुपया लगाएगा तो 300 रुपया इसको सरकार जीएसटी के माध्यम से वापस दे देगी। मगर इसको हमने सब्सिडी इसलिए नहीं बनाया है, पूछेंगे फिर सब्सिडी क्यों नहीं बनाया, कि फर्जी उद्योग न लगे। मान्यवर, जीएसटी तभी भरा जाता है जब उद्योग चलता है। उद्योग चलता है तो रोजगारी मिलती है, उद्योग चलता है तो बिजली की खपत होती है, उद्योग चलता है तो बाकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी लगती है। जो उद्योग चलाएगा उसको 100 रुपया लगाने पर 300 रुपया तक का जीएसटी वापस दे दिया जाएगा। मान्यवर, हमने उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी देने का छोटे उद्योगों के लिए हमने प्रावधान किया है। और मैंने जो कहा लैंड बैंक, आपको आश्चर्य होगा कि 29,030 कैनाल का लैंड बैंक बनाया है जो सरकारी है। किसी भी जम्मू कश्मीर के व्यक्ति का कोई जमीन नहीं जाना है। ये 29,030 कैनाल जो है इतना ही है कि अब हम इसके लिए रोशनी लेकर नहीं आएंगे, रोशनी लेकर अंधेरा नहीं करेंगे। आपने तो सरकारी जमीन जो थी रोशनी के नाम पर अपने चट्टो बट्टों में बांट दी। हमने उसका लैंड बैंक बनाया और अब इंडस्ट्री को देंगे तो इंडस्ट्री इसके अंदर विकसित होगी, रोजगार मिलेगा, बिजली की खपत बढ़ेगी, जीएसटी मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगी और जम्मू कश्मीर एक आश्रित राज्य की जगह एक अपने आप पर आत्मनिर्भर राज्य बने। इस दिशा में हम आगे बढ़े। मान्यवर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी हमने बहुत आगे बढ़ाया है। इसका मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। युवाओं के लिए नौकरियां त्वरित भर्ती अभियान भी हमने चालू कर दिया है। वर्ग 4 में 10,000 रिक्तियां चिन्हित की गई है और 8,575 रिक्तियों सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापित कर दी गई है। मान्यवर, इसमें बहुत चिट्ठियां चलती थी, कितनी योग्यता है इसके आधार पर नौकरियां नहीं देते थे, चिट्ठियों से नौकरियां बांटी जाती थी। हमने ये सारी नौकरियों को सेवा चयन बोर्ड द्वारा ही विज्ञापन देकर भरने का निर्णय किया है और जो क्लास 3 और 4 है उसमें मेरिट से आधार पर नौकरी मिलेगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मान्यवर, लगभग 14,161 पदों के लिए सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन कर दिया है और 2,050 पदों के लिए लिखित परीक्षा, मैं क्लास 1 और 2 की बात कर रहा हूं, शुरू हो गई है और 324 उम्मीदवारों का चयन कर दिया गया है। मान्यवर, लगभग हमारा अंदाज है कि कुल मिलाकर 2022 के पहले 25,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सृजन कर 25,000 युवाओं को हम पारदर्शिता के साथ नौकरी देंगे। मान्यवर, बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर बैंक को 15,000 छोटे छोटे ऋण के मामले दिए गए और ये मामले पहले भी दिए जाते थे मगर सिर्फ सूची रह जाती थी। मुझे कहते हुए आनंद है कि लगभग 4600 महिला सहित 13,000 मामलों को लोन देने का काम भी
15,000 में से 13,000 मामलों को लोन देने का काम भी समाप्त कर लिया गया है। वो अपनी छोटी छोटी इकाइयां चालू कर रहे हैं। युवा उद्यमों के लिए 242 करोड़ का और लोन दिया गया है। मिशन यूथ के तहत भी ढेर सारे काम किए हैं। उनको क्रिकेट का, फुटबॉल का किट दिया गया है। बहुत सी चीजें मैं इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहता। आविष्कार, नवाचार और इंक्यूबेशन और प्रशिक्षण केंद्र, इसके माध्यम से भी हम क्षमता निर्माण का काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आईटी टावर्स जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह, श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह ग्रामीण बीपीओ भी स्थापित किए जाएंगे। आईटी टावर्स भी बढ़ाए जाएंगे और जो हस्ताक्षर किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर ये आईटी टावर अपना काम करते रहेंगे। महत्वपूर्ण सुधार भी बहुत किए हैं, चाहे वो विद्युत का क्षेत्र हो, एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो और वित्तीय सुधार का हो। जम्मू कश्मीर में मान्यवर सबसे बड़ी तकलीफ थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। जो सरकार आती थी उसके लोगों की ही सुनवाई होती थी। अभी एक वैज्ञानिक तरीके से जम्मू कश्मीर एलजी ने अपने खुद के स्तर पर संस्थागत तंत्र और व्यक्तिगत बैठकें कर तहसील तक की सभी फरियादें जम्मू कश्मीर एलजी तक आ जाए, इस प्रकार का एक साइंटिफिक खाका तैयार किया है, जिससे छोटे से छोटे व्यक्ति की यहाँ पर फरियादों की सुनवाई की जाए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो अंबेडकर जी का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि राजे रानी के पेट से नहीं आने चाहिए, जनता के वोट से आने चाहिए। जब रानी के पेट से राजा आता है तब जनता की दरोकार नहीं करता है, जनता की सरोकार भी नहीं करता है, ना उसकी सुनवाई करते हैं। मगर वोटों से चुने हुए लोग जब बैठते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी पर दादा ने टिप्पणी की, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दादा आप भी पार्टी न बदले होते तो आज तक कई बार हार चुके होते। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, इसीलिए जीते हैं। मान्यवर, एक अधिवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके लिए भी बहुत बड़ा हो हल्ला हुआ था। आपकी नागरिकता चली जाएगी, बहुत सारे लोग बाहर से घुस जाएंगे, हो जाएगा, फला हो जाएगा, ढिकामड़ा हो जाएगा। मैं कहता हूं अब तक 30.44 लाख परिवार को प्रमाण पत्र, व्यक्ति और परिवारों को प्रमाण पत्र दे दिया गया है। कहीं से कोई कंप्लेन नहीं है, ना कोई लाइन लगी है, ना मान्यवर नया भूमि कानून लाए तो उसमें भी था आपकी जमीन चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी। कोई ला दे, मुझे बता दे किसकी जमीन चली गई। ये बिहार में भूमि कानून नहीं है तो कोई बंगाल से आकर बिहार की जमीन ले लेगा। मैं गुजरात से आता हूं, गुजरात में कोई भूमि कानून नहीं तो महाराष्ट्र से आकर कोई गुजरात की जमीन खा जाएगा। कैसे ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है। कोई आदमी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है भाई। कुछ नहीं हुआ। आज इंडस्ट्री को आने का बहुत अच्छा वातावरण ये नए भूमि कानून के कारण हुआ है, जिसका जम्मू कश्मीर की जनता ने भी स्वागत किया है। और मान्यवर, मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी, पश्चिम पाकिस्तान के, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए हुए रेफ्यूजी और 2642 वाल्मीकि परिवार के परिवार, 792 गोरखा परिवार और 43 अन्य परिवार, उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर उनके 7 सालों से जो अन्याय होता है उसको हमने समाप्त किया। जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ये दुनिया भर के अच्छे लोगों के बोले हुए कोट अनकोट यहाँ पर कोट करते हैं। कोट अनकोट तो बहुत अच्छे क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने बोले हैं, वो उनका है कोट अनकोट। मगर जब आप पैर में पहनने वाला गहना कानों में पहन देते हो तो अच्छा नहीं लगता है। जो कोट अनकोट आप बोले गए हैं मान्यवर, वो सुसंगत हमारे शासन के लिए नहीं है। अन्याय के, मानव अधिकार के लिए जितनी भी सारे बातें होती है, हमारे शासन के लिए नहीं है। ये 3 परिवारों ने जो शासन किया, उन्होंने मानव अधिकार का उल्लंघन किया। क्या मानव अधिकार कुछ लोगों के लिए सीमित है? पाकिस्तान से जो देश की शरण में आए उनके लिए सीमित नहीं है। जो कश्मीरी पंडित भगा दिए गए उनके लिए सीमित नहीं है, इनके लिए नहीं है। जो सूफी संत भगा दिए गए उनके लिए नहीं है।
जो वाल्मीकि लोग वहां से 70 साल से मताधिकार प्राप्त नहीं करते थे, उनके मानव अधिकार नहीं है? क्यों उनके लिए आपके मन में भावनाएं नहीं आती हैं? क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है। मानव अधिकार को वोट बैंक की नजर से देखना आपका काम है। हम मानव अधिकार को मानव अधिकार की दृष्टि से, कितना भी विरोध हो, साहस नहीं है आप ये कहने का कि वाल्मीकि को वहां मताधिकार मिलना चाहिए था। जो पाकिस्तान से शरण में आया है उसको मताधिकार मिलना चाहिए कहने का साहस नहीं है आप में, क्योंकि आप चुनाव लड़ना चाहते हो, चुनाव जीतना चाहते हो। आप में साहस नहीं है कि वाल्मीकि माता चौथी पीढ़ी आ गई, उसको नौकरी नहीं मिल सकती, ना वाल्मीकि बच्ची को नौकरी नहीं मिल सकती, इसका अधिकार नहीं। इसके मानव अधिकार के पास आपके लिए शब्द भी नहीं है, संवेदना भी नहीं है, मगर हमारे लिए शब्द भी है, कृति भी है और संवेदना भी। मान्यवर, रोशनी जैसे कानूनों को रद्द कर दिया गया, भ्रष्टाचार पर कार्यवाही हो रही है, क्योंकि पहले भ्रष्टाचार का कानून ही नहीं था। वहां ये पूछ रहे हैं ना 370 क्यों होता है? वहां पर रिजर्वेशन नहीं होता था, वहां महिलाओं को अधिकार नहीं था, वाल्मीकि लोगों को अधिकार नहीं था, ट्राइबल को अधिकार नहीं था, ओबीसी को अधिकार नहीं था, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं थी, क्योंकि भ्रष्टाचार करना था, क्यों रोक लगाना? ढेर सारे कानून, देश के अच्छे बने हुए कानून, दहेज के लिए कोई कानून नहीं था। और आप हमें समझा रहे हो कि 370 को क्यों हटाया? मान्यवर, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लगभग 26,319 विस्थापित और 5300 विस्थापित जो युद्ध के समय आए, छंब के 10,065 विस्थापित, पश्चिमी पाकिस्तान के 5,764 विस्थापित, कश्मीरी प्रवासी जिसको बहुत संवेदना के साथ अपने अधिरंजन जी बता रहे थे, 44,000 कश्मीरी पंडित। मैं आज उनको बताना चाहता हूं कि यही नरेंद्र मोदी जी के शासन में कश्मीरी पंडितों को, हर परिवार को राहत कार्ड जिसके पास है उसको 13,000 रुपया हर महीना सरकार देती है। ये हमारे समय में विस्थापित नहीं हुए, कांग्रेस का शासन था, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई, इसलिए विस्थापित अपने देश में ही विस्थापित होकर रह गए थे। इनको 13,000 हम निःशुल्क राशन देते हैं। पुनर्वास के अंक के रूप में कश्मीर घाटी में 3,000 नौकरियां दे दी गई है, 88 नौकरियों का चयन प्रक्रिया चालू है और ये 6,000 लोगों को कश्मीर घाटी में घर के साथ 2022 के साथ हम बसा देंगे और वर्षों पुराना हमारा स्वप्न समाप्त। 3,000 लोगों को दे चुके हैं निरंजन जी नौकरी, ऑलरेडी दे चुके हैं। 70 साल में एक दिया है तो बताओ, एक। और 6,000 लोगों का घर बनाने की योजना भी, जमीन भी आवंटन कर दी है, बजट का भी आवंटन हो गया है, प्रक्रिया चालू हो गई। और प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिले के लिए देश भर में रिजर्वेशन किया गया है। मान्यवर, पहाड़ी भाषी जनसंख्या के 1,74,000 लोगों को आरक्षण नियम संशोधित कर 4% आरक्षण ये 370 हटने के कारण मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांवों के 17,000 लोगों को यही सदन में मैं ही बिल लेकर आया था, जिनको रिजर्वेशन दिया है, पहले नहीं दे सकते थे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 1.16 लाख लोगों को अब आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि 1.16 लाख बीपीएल परिवार को 10% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जो 370 के कारण नहीं मिलता था। 1,500 सफाई कर्मचारी परिवारों को पूरा अधिकार देने का काम किया है। आप हमें पूछ रहे हो क्या किया? मान्यवर, 370 जाने से जम्मू कश्मीर में किसी के साथ अन्याय हो, इस संभावना को ही समाप्त कर दिया गया है। मान्यवर, शिक्षा, प्रशिक्षण और करियर के लिए भी ढेर सारे काम किए गए हैं। मान्यवर, संवैधानिक और कानूनी मामलों में भी, जहां तक लद्दाख का सवाल है, मेरे युवा साथी नामग्याल यहाँ है, मैं इतना कहना चाहता हूँ, 2014-15 से 19 तक 4,164 करोड़ रुपया की धनराशि जम्मू कश्मीर सरकार के थ्रू लद्दाख में गई थी। हम कितना भेजे उसका महत्व ही नहीं था, वो लद्दाख पहुंचती ही नहीं थी।
तो 14 से 19 के बीच में 4164 और 31/10/19 मतलब 370 जाने के बाद अधीर रंजन जी 31/3/20 तक 3/20 तक 3518 करोड़ रुपया ऑलरेडी हम भेज चुके हैं। जो 5 साल में मिलता था वो 17 महीनों में मिला है लद्दाख वालों को। मान्यवर इतना ही नहीं है, लद्दाख को 2 नए डिग्री कॉलेज दिए गए हैं, नए एयरपोर्ट टर्मिनल और जिला अस्पताल का अपग्रेडेशन का काम शुरू हो गया। सब 17 महीने में ही हुआ सुमति जी। लद्दाख के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 नए टूरिस्ट सर्किट भारत सरकार ने बनाए हैं, 5 नए ट्रैकिंग रूट्स भी खोले गए हैं। सुदूर विद्यार्थी क्षेत्रों में सब्सिडाइज हेलीकॉप्टर की व्यवस्था शुरू कर दी गई जिससे टूरिज्म बढ़े। लगभग लद्दाख में 7500 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा यंत्र लगाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। जो लद्दाख के लोगों की लाइफलाइन होगी, ढेर सारे लोगों को रोजगारी मिलेगी। परंपरागत चिकित्सा प्रणाली उसको रिवाइव किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिगपा की स्थापना नवंबर 2019 की कैबिनेट में कर दी गई है। कारगिल हवाई अड्डे के व्यवहार्यता अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी के लिए लद्दाख प्रशासन और अपने विमानपत्तन विभाग इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है। मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत 28,870 ऐसे पौधे जो ठंडी में भी जिंदा रह पाए उनको लगाने का काम किया गया है। ई गवर्नेंस की दिशा में गांव तक ई गवर्नेंस पहुंचे, इसके लिए ढेर सारी सुविधाएं कई ई स्टैम्प शुरू कर दिया है, ई कोर्ट फी शुरू कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी अनुमोदन कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, विकास पैकेज के तहत जो 80,000 करोड़ रुपया था उसमें इसका उचित हिस्सा भी लद्दाख को दिया गया है। और सभी राज्यों के जैसे यहाँ पर गुजरात भवन होता है, यूपी भवन होता है, बिहार सदन होता है, लद्दाख को भी 70 साल के बाद अपना भवन और सदन यहाँ पर मिला। भारत सरकार की कई सारी योजनाएं वहाँ पर थी, उसमें लगभग 80% कवरेज कर दिया गया है। रोड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 11 पुलों और 578 किलोमीटर रोड का काम हाथ पे लिया गया है। जो जिला टनल का काम शुरू कर दिया गया है। रिमोट एरिया में टेली कनेक्टिविटी के सुधार के लिए 80 सेट फोन और 124 वास्ट स्थापित किए गए हैं। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कारगिल में लेह में 500 केडब्ल्यू के मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित किए गए। 11 केवी की और 66.25 केएम और 42 केएम एलटी लाइन बिछाई गई है। 3 गर्ल्स हॉस्टल बनाए गए हैं। 20 बेडेड अस्पताल कारगिल के अंदर बनाया गया है। ट्रेजरी सिस्टम की जगह पीएमएफएस लागू किया है जिससे अनुकूलता हो। लेह में 1000 एमटी का कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम पूरा कर दिया गया है जिससे इतने ठंडी वाले प्रदेश में उनको कोई कठिनाई का सामना न पड़े। पश्मीना गोट्स की संख्या में लगभग ये 17 महीने में 8% वृद्धि दर्ज की है, जो रिकॉर्ड है, आज तक कभी नहीं बढ़ा गया। लद्दाख के पिछले क्षेत्र के लिए विकास पैकेज लगभग 50,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी तय कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में लद्दाख को मिलने वाला है। मान्यवर ये कह रहे हैं कि धारा 370 हटाने के बाद क्या किया। मुझे इतना ही है कि आप धारा 370 को राजनीतिक रूप से बोलने की बजाय ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी के साइट पर सारी डिटेल थी। अगर किसी ने स्टडी कर पढ़ा होता तो शायद अब तक बिल पारित भी हो गया होता। ये पूछते नहीं ना मैं जवाब देता, इन्होंने पूछा इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा मान्यवर। मगर मेरा इतना ही कहना है अभी भी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाएं। बहुत सारी चीजें राजनीतिक करने के लिए आ जाइए राजनीतिक मैदान में, 2-2 हाथ कर लीजिए, कोई नहीं डरता है जी, कोई नहीं डरता है। मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है, उनको कई बार घाव लगे हैं, शंकाएं कुशंकाएं उनके मन में पड़ी है, उस पर मरहम लगाना इस सदन का काम है, उसको खुरेदना हमारा काम नहीं है। छोटी सी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए हम कश्मीर को इस दृष्टि से न देखें। मान्यवर, इस सब ने कहा कि
प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, गृह मंत्री ने वादा किया था कि पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस मिलेगा। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा करना चाहता हूं, निश्चित मिलेगा। आपका विकास जो अटक गया है, ये 3 परिवारों ने जो विकास को रोक कर रखा है, उसको पटरी पर चढ़ाकर जैसे ही उचित परिस्थिति होगी जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। इसका इस बिल से कोई लेन देन नहीं है। ये बिल से पूर्ण राज्य वापस आने की कोई संभावना समाप्त नहीं होती है। इतनी स्पष्टता कर फिर से एक बार जम्मू कश्मीर के अवाम और लद्दाख के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार परिपत्रों से नहीं चलती है। नरेंद्र मोदी सरकार कानूनों से नहीं चलती है। नरेंद्र मोदी सरकार योजना से नहीं चलती है। नरेंद्र मोदी सरकार भावना से चलती है। और हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है, आप हमारे हो, ये पूरा देश आपका है और आपके साथ पूरा देश खड़ा है। इतना विश्वास देकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और पूरे सदन को मैं विनंती करता हूं, कम से कम ये बिल को सर्वानुमत से हम पारित करें। इतना ही मेरा निवेदन है।